हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के थर्ड चैप्टर पहले बूंद के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए। हमें स्टार बनाना है जो सही आंसर है। कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बादल, बूंद, अंकुर, पावस। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर लगा रखा है अंकुर। अंकुर के लिए अंगड़ाई का प्रयोग किया गया है। इसी का सेकंड है, नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। काली पुतली जलधर के लिए शब्द का प्रयोग किया। बारिश की बूंदें, नगाड़ा, वृत्त, धरती या बादल। यहाँ पे काली पुतली जलधर में काली पुतली का प्रयोग है, बादल के लिए किया गया है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। फर्स्ट वाले का हमने किया अंकुर। अंकुर है क्योंकि वर्षा की बूंद धरती पर गिरने से बीजों का नया जन्म होता है। और सेकंड वाले का है नीले नैनों से। बादल है जो बादलों की कल्पना नीली आँखों से की गई है, इसलिए हमने ये उत्तर चुने हैं। मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है, दाहिनी ओर रेखाएं शब्दों में भावार्थ दिए गए हैं। इसका मिलान कीजिए। हमें इनके मिलान करने हैं, इनके साथ है। फर्स्ट का है, आसमान में उड़ता सागर है, लगा बिजली के स्वर्णिम पर है। इसका फर्स्ट का आएगा बादल, जो मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। सेकंड वाले का आएगा ये मेघ का गर्जन। मेघ गर्जन करते हैं तो मानो जैसे नगाड़े जैसी आवाज़ आती है। नीले नैनों सा ये अंबर काली पुतली से ये जलधर। इसका आएगा आकाश। आकाश, नीले नैनों के लिए आकाश की तुलना की गई है। वसुंधरा को रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। इसके लिए आएगा ये हरी दूब। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजली की स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। आसमान में बादल जैसे समुंदर से पानी ले रहे हैं। बिजली की गर्जन से मानो धरती को फिर से, सोई हुई धरती की जवानी को फिर से जगा रहे हैं। बिजली की गर्जन से मानो जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हों। बादल धरती की तरुणाई। धरती की तरुणाई जैसे धरती माता ने पुनः जन्म लिया हो। अब सेकंड पैराग्राफ का देखेंगे। नीले नैनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगति अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। नीले नैनों से हमने पीछे भी देखा था कि आकाश की तुलना है जो नीले नैनों से की गई है अंबर में। जैसे नीले नैनों से अंबर, बादल में काले आँखों में जो पुतली होती है उसी के समान जल की धारा है। और वर्षा की बूंदें गिरकर अश्रु के समान, जैसे वर्षा की बूंदें गिरी है तो धरती की प्यास बुझाई है इन्होंने। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखें। बारिश की पहली बूंद धरती का हर्ष कैसे प्रकट कर रही है? हर्ष का मतलब है खुशी। बारिश की पहली बूंद है धरती की खुशी को कैसे प्रकट कर रही है? बारिश की बूंदें पहली बार जब धरती पर गिरती है तो धरती की प्यास बुझती है और सूखी धरती को जैसे जीवन मिल गया हो, तो यही उसी की प्रसन्नता प्रकट करता है। कविता में आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? आकाश को तो नीली नैनों के समान बताया गया है और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। कविता की रचना।
आसमान में उड़ता सागर लगा बिजली के स्वर्णिम पर कविता। इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें और समुद्र का आकाश में उड़ना होता है, लेकिन जब इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ किस प्रकार निकलता है। समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाए आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता के बारे में हैं, बल्कि उनको आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्य पहचाने और उन पर चर्चा कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। अब आगे वाले पढ़ेंगे हम। शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता में इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुर है। फूटने का अलग अलग अर्थों में किया गया है। फूट डालना, गड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। जैसे एक तो हो गया कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। एक है फूट डालना। फूट डालना का तो बता ही दिया मैंने। गड़ा फूटा तो सारा पानी बिखर गया। ऐसे शब्द बनाने हम, जो मैंने बता दिए आपको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता के बारे में पंक्तियों में जलधर शब्द आया। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर से। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ होता है जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं। इन दोनों में जलधर है। वाक्यों में, संदर्भ में या प्रयोग में हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र या बादल। शब्दकोश का इंटरनेट से साझा से धर से मिलकर बने शब्द कुछ और अनेक अर्थ ढूंढ कर लिखिए। हमें धर जिसका एक शब्द के अनेक शब्द से एक अर्थ निकलता है। जैसे जलधर हो गया, जल को धारण करने वाला। धरणी हो गई, धरती को धारण करने वाली। चक्रधर हो गया, चक्र को धारण करने वाला हो गया विष्णु। एक हो जाएगा भूधर हो गया, भूमि को धारण करने वाला। शब्द पहेली। नीचे दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजिए। हमें इनके आंसर बताने। एक प्रकार का वाद्य है। इसमें हमें बताना है कि एक प्रकार का वाद्य है। ये वाला आएगा नगाड़ा। ये तीन आ जाएंगे, इसमें नगाड़ा हो जाएगा। दूसरे में आएगा आँख के लिए एक अन्य शब्द है। आँख के लिए आएगा नयन। ये हो जाएगा नयन। फर्स्ट में ये फर्स्ट वाले तीनों हैं नयन। और फिर है जल को धारण करने वाला जलधर। इसमें हम देखेंगे कि जलधर कहाँ पे है। ये रहा, नीचे जलधर। एक प्रकार की घास है दूब। ये रहा दूब। आंसू का समानार्थी है अंशु। आंसू का समानार्थी हो गया अंशु। और आसमान का समानार्थी शब्द है आसमान का अंबर। अंबर ये वाला अंबर हो जाएगा। ये फर्स्ट तीन आएंगे। पाठ की बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, हमें बताना है कि बारिश आने पर क्या चारों ओर हरियाली छा जाती है, लोगों में प्रसन्नता होती है, क्योंकि जिससे लोग नई फसलें बो सकते हैं और इतने टाइम से प्यासी हुई भूमि को जल मिलता है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। हमें शरद ऋतु सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं और अच्छा मौसम होता है और बारिश भी उसी टाइम होती है। अब हम पढ़ेंगे ये इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े को ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़ा जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य है।
कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट मारकर बजाया जाता है, जैसे ढोल, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़ने में भी बजाया जाता है। एक भी ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। खोजबीन यहाँ उत्सवों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं उसके बारे में जानकारी एकत्र करें, अपने समूह में चर्चा करें। हमारे यहाँ उत्सवों पर ढोल, नगाड़ा, डफ बजाए जाते हैं। और फिर अपने साथियों से चर्चा करते कि जैसे ढोल हो गया शादी समारोह में बजाया जाता है, और चंग होता है जो होली के अवसर पर बजाया जाता है। आज हमने क्लास 6 के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लें। कल हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।